तो दोस्तों एक और अपकमिंग आईपीओ आरडी इंडस्ट्रीज जो कि 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। और दोस्तों इस आईपीओ की जो जीएमपी है बहुत ही शानदार चल रही है। तो इस आईपीओ की डिमांड क्यों आ रही है, कंपनी ऐसा क्या काम करती है जो इसकी डिमांड आ रही है, या और कोई खास बात है, वो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे, जैसे कंपनी की डिटेल्स, मतलब महंगी है, सस्ती है, कंपनी लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर है, उधारी ज्यादा है, कम है, वो सारी चीजें जानेंगे। और लास्ट में लिस्टिंग इज लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबको ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब सबसे पहली चीज जो जीएमपी चल रही है इसकी, अभी अगर लेटेस्ट जीएमपी देखें तो करीब करीब भाई 15 से 20% के बीच में मूव हो रही है लगातार। अभी अगर लेटेस्ट जीएमपी मान के चले तो लगभग लगभग 10 से 11 रुपए पर शेयर मान के चल सकते हैं। लगभग 18% के आसपास इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो डिमांड तो काफी अच्छी आई है। अब यही चीज है कि भाई डिमांड अच्छी क्यों है, क्या काम करती है ऐसा, तो वो जान लेते हैं कंपनी की डिटेल्स के अंदर। तो ये जो आरडी इंडस्ट्रीज है ये मेटल रिसाइकलिंग और लेड रिफाइनिंग कंपनी है। मतलब मेटल रिसाइकलिंग आपको ध्यान ही होगा, जो भी ये मेटल्स वगैरह आते हैं उनको रिसाइकल करना, जो पुराने मेटल्स होते हैं उनको रिसाइकल करके वापस वो जो सेम मेटल होता है या उसके अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं कि दो मेटल को मिक्स करके एक नया मेटल बनाया जाता है, वो अलॉयज बोलते हैं। तो वो क्या है कि ये बना के देती है, उसके बाद ये सेलिंग करती है। ज्यादातर इसका जो काम है लेड का, लेड मतलब होता है जस्ता, ये ज्यादातर बैटरीज के अंदर काम में आता है। तो ये जो बैटरी वाले बनाने वाले होते हैं वहां से क्या करती है कि भी स्क्रैप जो कचरा होता है वो खरीदती है। ठीक है, स्क्रैप मतलब जो कबाड़ वगैरह जिसको बोलते हैं, वो खरीदती है। वो खरीद के वापस क्या है कि उसमें से लेड वगैरह निकाल के उनको रिसाइकल करके या और भी कुछ छोटे मोटे मेटल्स निकल उनको रिसाइकल करके वापस सेल करती है। वो किसको करती है, वो भी जो बैटरी से रिलेटेड जो भी कंपनियां या बैटरी मैन्युफैक्चरर वगैरह उनको वापस ये चीजें सेल करती है, जो कि वापस बैटरीज के अंदर काम में आते हैं। जैसे लेड कैल्शियम हो गया, लेड सिल्वर हो गया, लेड टिन, लेड कैडमियम, इस तरह से ये अलग अलग आते हैं। सब बैटरीज वगैरह के अंदर में काम में आते हैं। कोई इंडस्ट्रियल बैटरी है, कोई नॉर्मल बैटरी है, सब में काम में आते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अभी जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यूपीएस और इन्वर्टर की जो कंपनीज है, फिर सोलर एनर्जी की कंपनीज है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी है, फिर जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स वगैरह उनकी कंपनियों को ये सेल करती है। ये भी चीज समझ में आई, ये इसकी कस्टमर है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कंपनी इनकॉर्पोरेट अगर देखें तो 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है, करीब करीब अब मान के चले 33 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। और चेन्नई के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, वहां पर इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है नायडूपेट, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, और एग्जैक्टली इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू तो नहीं दिया गया है, बट देखिए जो लेड मेटल है, लेड जो जस्ता है, लेड मेटल, लेड अलॉय से जो इसका रेवेन्यू करीब करीब जनरेट होता है 90% से ऊपर। बाकी जो नॉन फेरस मेटल्स है जैसे कॉपर वगैरह है, वहां से आप मान के चले कि भाई 5 से 10% के बीच में इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो लगभग लेड और लेड अलॉय से इसका 90% से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट होता है, ये समझ के चलिए। मार्केट शेयर भी एकदम एग्जैक्टली तो नहीं दिया गया है, बट यू मान के चल सकते हैं 8% 1 to 1.5% के बीच में इसका मार्केट शेयर हो सकता है इंडिया के अंदर। मतलब जो टॉप कंपनियां होती है 10 12 15 जो कंपनियां होगी उनमें इसका भी नंबर कुछ आता होगा, क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं इस तरह की जो स्पेशलाइजेशन है जिसका लेड वगैरह के अंदर। तो ओवरऑल काम ठीक है, ये रिसाइकलिंग का काम तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, और ऐसी पहले भी कंपनियां लिस्ट हो चुकी है, जैसे जैन रिसाइकलिंग वगैरह, उस तरह से कई सारी कंपनियां लिस्ट हुई है। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं जो कि 2023 से 2026 तक दिए गए। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, 3 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। फिर बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन अगर निकालें 2023 के अंदर 2% के आसपास है, और 2024 में हल्का सा घट गया 1.93% के आसपास, FY25 में 4.47% के आसपास मतलब बढ़ गए हैं, और FY26 के अंदर 7.24% जैसे इसके मार्जिन हैं। तो मार्जिन बढ़िया है। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स 96 करोड़ रुपीस के हैं, बोरोइंग्स भी थोड़ी बड़ी है, 182 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स है, और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो करीब करीब 1.25 का निकल कर आता है, जो कि ज्यादा ही है, कम नहीं है। और इससे क्या है कि आईपीओ के पैसे से 20 करोड़ रुपए का डेट रीपेमेंट कर रही है, मतलब बहुत कम है। आईपीओ के बाद भी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के आसपास का रह जाएगा। ठीक है, तो डेट ज्यादा है, इस पर फोकस करना पड़ेगा कंपनी को। उसके अलावा फाइनेंशियल्स ठीक है। बाकी आरओई आरओसी बहुत बढ़िया, आरओई 81%, आरओसी है 44% के आसपास। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की।
तो जैसे मैंने इसके पीयर्स बताए थे आपको, जैसे जेन रिसाइकलिंग है, पॉन्डी ऑक्साइड्स है, ग्रेविटा इंडिया है, तो ये इसकी कुछ पीयर्स कंपनियां हैं। अगर रेवेन्यू वाइज कंपेयर करें तो ये अभी सबसे छोटी है जो पीयर्स इन्होंने मेंशन की है। इसका पीए 15.96 मतलब 16 के आसपास। अदर्स का है 32 से लेकर 35 के बीच में। तो पी वाइज वैल्यूएशन फेयर नजर आती है, ठीक है। बट इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 21.5 का है। अदर्स का है 5.4 से लेकर 7.64 के बीच में। तो मतलब प्राइस टू बुक वाइज जो वैल्यूएशन है वो में थोड़ी हायर साइड नजर आती है। बट वैल्यूएशन आप कहें तो ज़्यादा महंगी नहीं है। पी वाइज अगर देखें तो आप इसको ओके ओके वैल्यूएशंस कह सकते हैं, मतलब महंगी नहीं है और ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, ये चीज़ कह सकते हैं। जैसे हम वैल्यूएशंस में पॉइंट देते हैं तो उसको आधा पॉइंट आराम से दे सकते हैं, क्योंकि प्राइस बैंड वगैरह भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लेते हैं। तो आईपीओ 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। 12 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। ये फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है और प्राइस बैंड 50 रुपए से लेकर 53 रुपए के बीच में रखा गया है। 281 शेयर्स का लॉट है, मतलब 281 शेयर्स। इसका इश्यू साइज है 425 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 320 करोड़ रुपए के। ओएफएस 105 करोड़ रुपए का है और जो इसका मार्केट कैप बनेगा करीबन 1600 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब काफी छोटी कंपनी है। आप ये मान के चले थोड़ा रिस्क तो रहता है इनके अंदर, स्मॉल कैप जो थी सेगमेंट की उनसे ये छोटी कंपनी कह सकते हैं। तो फ्रेश इश्यू के जरिए 220 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह के अंदर काम में आने वाले हैं। 20 करोड़ से अपना डेट पे करेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा डेट पे करना चाहिए था इसको, ताकि डेट बर्डन थोड़ा कम हो जाए। पहले प्रमोटर की होल्डिंग 91.4 की रहेगी, बाद में 67.62% जैसी रह जाएगी, ठीक है। और रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का है। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको कहा मैं सारी चीज़ आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट्स, नोटिफिकेशन मिल जाते हैं आपको, इसीलिए ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है, क्या रिस्क हैं, वही देखते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ना ही आपको इसके भरोसे रहना है, ना ही इसके भरोसे डिसीजन बनाना है। सिर्फ जानकारी के लिए ले रहे हैं। तो अभी जो जीएमपी चल रही है करीबन 18 से 20%, मतलब 15 से 20% के बीच में मान के चले। तो मैं जीएमपी के मामले में अभी इसको पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा, ठीक है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। आधा पॉइंट इसके अंदर भी दे सकते हैं। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो मुझे लगता है वो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ठीक ठाक मिल सकता है, क्योंकि जीएमपी ज़्यादा है। एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक अगर आती है तो ये इसकी जो रेटिंग है रिस्क की, मतलब न्यूट्रल से लेकर लो रिस्क के बीच में बन सकती है, पॉसिबल। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ आप जुड़े रहिए हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर। वहां पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो सेक्टर इसका अच्छा है। देखिए रिसाइकलिंग वाला सेक्टर है, डिमांडिंग है और इनमें डिमांड रहती है हमेशा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बनी है तो रिसाइकल होगी। और ये रिसाइकल से वापस क्या है कि मेटल वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये काम एक बढ़िया है, डिमांडिंग काम है। वैल्यूएशंस ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन्स भी बढ़े हैं हर साल, ये भी अच्छी बात है। आरओई, आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट हाई है, उधारी, वो थोड़ा इस पर फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं लगा। बाकी जो पैरामीटर्स अच्छे लगे मुझे इसके। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि भाई आने वाले टाइम में ये अपना डेट पर थोड़ा फोकस करे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी उसके अलावा फैक्टर्स अट्रैक्टिव है और इसको कंटिन्यू रखे, जैसे रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है उसको कंटिन्यू रखे, आने वाले टाइम में अपना डेट पे करे, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही कि भाई इसके अंदर हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है। एक रिस्क पॉइंट है डेट, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तो काफी लोग मेरा भी पूछते हैं, तो मुझे देखिए लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से एक थोड़ा अट्रैक्शन तो नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, एंकर लिस्ट कैसी आती है, उस बेसिस पर आगे का मैं डिसीजन बनाऊंगा। आप लोग क्या करने वाले हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइक, कमेंट और हाइप बटन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।